चर्चाओं के बीच में एक विषय आया भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था पर बात करने का, कि भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था जो पहले गुरुकुल पद्धति थी, क्या वो ठीक थी या आज की शिक्षा व्यवस्था ठीक है, जिसको कि अधिकांश लोग जो है मैकाले शिक्षा पद्धति मानते हैं। तो हमें लगता है कि अधिकांश लोगों से आप बात करोगे अगर भारतवर्ष में, तो सब लोग ये कहेंगे कि नहीं, जो अपनी गुरुकुल व्यवस्था थी वो ठीक थी, ये जो मैकाले की व्यवस्था है ये ठीक नहीं है। उसके पीछे कारण है, बेसिक कारण ये है कि मैकाले एक अंग्रेज था। मैकाले के जो शासक थे, जो उनकी वो लोग थे, वो अंग्रेज थे, और उन लोगों के द्वारा वहाँ पर भारतवर्ष में शिक्षा लागू की गई। इसलिए हम लोगों का स्वाभाविक रूप से उससे विरोध होना ही चाहिए। ये मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें अगर कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या वास्तव में मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो गलत है और गुरुकुल सही है? अगर गुरुकुल सही था तो खत्म कैसे हो गया? फिर वो क्यों खत्म हो गया? मैकाले तो मान लो तब आया जबकि यहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उसी बीच में एक मैकाले आया और उसने अपने यहाँ पर एक शिक्षा पद्धति की एक बनाई और उसको यहाँ पर शासन व्यवस्था के थ्रू थोपा। क्या उसके जस्ट पहले यहाँ पर गुरुकुल व्यवस्था चल रही थी? ऐसा है कुछ? तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं पुरानी शिक्षा व्यवस्था पर, तो गुरुकुल व्यवस्था क्यों अच्छी थी? सबसे पहली बात तो ये प्रश्न खड़ा होता है, क्यों उसको माना जाता है कि अच्छी थी? गुरुकुल में ऐसा क्या खास होता था कि वहां की शिक्षा व्यवस्था एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था मानी जाती थी? ऐसा कि नाम से उच्चारण होता है गुरुकुल, मतलब जो गुरु का आश्रम है, जहां पर गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कोई न कोई एक उस गुरुकुल का गुरु होना चाहिए और बाकी सारे वहां शिक्षार्थी होने चाहिए। अब वो गुरु अपने हिसाब से अपने शिक्षार्थियों को शिक्षा देगा। मतलब भारतवर्ष में मान लो 100 गुरुकुल हैं, तो 100 अलग अलग तरह के गुरु हो गए और वो लोग अपने अपने तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। और एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज क्या थी कि गुरुकुल व्यवस्था पर शासन व्यवस्था का कोई भी नियंत्रण नहीं था। मतलब शासन व्यवस्था से नियंत्रित नहीं होते थे, वो उनसे भिन्न रहते थे, उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता था शासन व्यवस्था का। वो गुरुकुल जो है गुरु की इच्छा के अनुसार ही चलता था। वहां जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरु द्वारा जो सिलेबस वहां का बनाया जाता था, पाठ्यक्रम बनाया जाता था, वही उसकी शिक्षा होती थी। अब उस पाठ्यक्रम में कुछ भी हो सकता था। गुरु एक मान लीजिए एक मुख्य गुरु हो गए वहां के, बाकी उन्होंने और अपने आचार्य तैयार कर लिए, एक प्रधानाचार्य या प्राचार्य कह लीजिए ना, उनके अंडर में जो और आचार्य हो गए, अलग अलग विषयों के ज्ञाता हो गए, वो अलग अलग विषय अपना पढ़ा रहे हैं बच्चों को। उन विषयों में क्या था, जो उस समय की आवश्यक चीजें थी वो सारी अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना। और जो हम लोग विभिन्न माध्यमों से जो जानकारी मिलती है उसमें यह है कि किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा, जैसे भाषा की हो, गणित की हो, ये शस्त्र की शिक्षा हो, कला की शिक्षा हो, कला में भी सारे उसके आयाम, जैसे नृत्य है, संगीत है, गीत है, इस तरह के सारे आयाम, मतलब जीवन का कोई भी क्षेत्र जो मनुष्य को किसी भी तरीके से प्रभावित कर सकता है, जो मनुष्य की सोचने की, समझने की, काम करने की उसकी क्षमता को विकसित कर सकता है, वो सारे आयाम वहां पर लिए जाते थे। उनकी शिक्षा होती थी वहां पर बाकायदे। और इसी में सबसे बड़ी शिक्षा किस बात की होती थी? वो होती थी नैतिक शिक्षा। मतलब क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इस बारे में गुरु जो है निश्चित रूप से अपने शिक्षार्थियों को ज्ञान देते थे।
और इसीलिए जब वहाँ से पढ़े हुए शिक्षार्थी जब समाज में अपना काम करने के लिए जाते थे, तो पहली बात तो ये कि जिस विषय का, पर्टिकुलर विषय का उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, मान लीजिए किसी ने शस्त्र शिक्षा ग्रहण की है, शस्त्र में भी बहुत सारे अलग अलग शस्त्र होते हैं, लेकिन शस्त्र शिक्षा मान लीजिए ग्रहण की है, तो वो उसका लक्ष्य होता था कि अब हम सेना में सैनिक बनेंगे, या समाज की रक्षा के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम सैनिक बन के खड़े हो जाएंगे। किसी ने मान लीजिए अर्थ की शिक्षा ग्रहण की, तो उसको पता है कि हम जो है समाज में जाके अर्थव्यवस्था का काम देखेंगे, व्यापार का काम देखेंगे, वाणिज्य का काम देखेंगे। इसी तरीके से और सारी चीजें हैं। लेकिन नैतिक शिक्षा सबको मिलती थी, तो उनको पता था कि नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, समाज में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है ये तो सामान्यतः लोग बताते रहते हैं, क्या नहीं करना है ये ज्यादा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वर्जनाओं का जहां तक वो रहता है, आवरण रहता है, उससे बहुत सारे काम जो हैं गलत होने से बचते हैं। अगर हमको पता हो कि ये चीजें गलत हैं, तो हम लोग उन चीजों के लिए तो कम से कम रुकेंगे ही। अगर हमने ये कह दिया कि ये चीजें सही हैं, तो इसका मतलब बाकी सब कुछ गलत हो गया। तो दोनों तरफ से एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर वर्जनाएं ज्यादा पता रहती तो ठीक रहता है उसमें, कि लोगों को स्पेसिफिक पता है कि ये काम तो करना ही नहीं है, चाहे जो कुछ हो जाए। और उसमें वो सारी चीजें आती थी जिनको कि लोग धार्मिक और अधार्मिक कृत्यों के बारे में जिनको डिफाइन किया जाता था। मतलब जो चीज गैर सामाजिक होती थी उसको अधार्मिक भी माना जाता था, जो गैर अनैतिक चीजें होती थी उनको अधार्मिक भी माना जाता था। क्योंकि पूरा जो सामाजिक तंत्र था, जो धर्म की भी शिक्षा थी, जो धर्म और अधर्म का जो द्वंद्व था, उसमें भी यही सारी चीज लागू होती थी कि हम किसको धर्म कहें, जो कि समाज के लिए सही है। क्योंकि ईश्वर के यहां तो ना तो धर्म होता है ना धर्म होता है। ईश्वर के यहां ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। ईश्वर के यहां ना तो सत्य होता है ना असत्य होता है। ईश्वर के यहां दिन भी वही है, रात भी वही है। ब्रह्म के दोनों पुत्र हैं, चाहे सूर्य हो चाहे असुर हो। एक पत्नी से सूर्य हुए, दूसरे से असुर हुए, तो उनके लिए तो दोनों बराबर हैं। यह सामाजिक व्यवस्था है कि क्या चीज धर्म है, क्या चीज अधर्म है, क्या चीज नैतिक है, क्या चीज अनैतिक है। और जब इस चीज का किसी भी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वो समाज में रहने के काबिल बन जाता है। तो समाज में रहने के काबिल ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो कि लोगों को समाज में जोड़ के रख सकेंगे। वो चीजें, हमारी स्वतंत्रता वहीं तक होती है जहां तक कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। एक सामान्य सा नियम है। हमारे किसी काम से किसी को अगर कष्ट हो रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं असामाजिक चीज है। मतलब समाज में कोई भी व्यक्ति हो, समाज अपने परिवार का भी समाज हो सकता है, समाज अपने गांव का भी समाज हो सकता है, समाज अपने नगर का भी समाज हो सकता है, समाज अपने देश का भी समाज हो सकता है। और समाज जैसे भारतवर्ष की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में माना, मतलब प्राणी मात्र को अपने परिवार के रूप में मानना, मतलब किसी का भी अहित ना हो। इतनी विलक्षण जो शिक्षा देता रहा गुरुकुल, वो कैसे समाप्त हुआ, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग जानकारी करेंगे तब हम लोगों को ये पता लगेगा कि वास्तव में कौन कौन से कारण थे जिनके कारण से गुरुकुल व्यवस्था धीमे 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 करके समाप्त होती चली गई। और मैकाले चूंकि अंग्रेजी शासन व्यवस्था का अंग था, अंग्रेजों को यहाँ पर शासन करना था, उनको एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर डेवलप करनी थी कि वो इस देश पर शासन करते रहे। मतलब उनका तो पूरा तंत्र इस तरीके से उनको विकसित करना था। चाहे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो यहाँ के लिए तैयार की, चाहे उन्होंने पुलिस सर्विस जो यहाँ के लिए तैयार की, वो सारी चीजें उन्होंने, सारा तंत्र, उसी में शिक्षा तंत्र भी आता है, वो इस तरीके से डेवलप किया कि उनका जो राज्य है परमानेंट यहाँ चलता रहे। और विडंबना देखिए कि 1947 में जब कांग्रेसियों ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण लिया है, उसके बाद भी उन लोगों ने जानबूझ के उसी शिक्षा व्यवस्था को लागू किए रखा। क्यों लागू किए रखा? क्योंकि वो उन्हीं की फ्रेंचाइजी लेके आ रहे थे, अंग्रेजों की फ्रेंचाइजी लेके उनको सत्ता चलानी थी। उनको उसी हिसाब से सत्ता चलानी थी जिस हिसाब से अंग्रेज चाहते थे।
हमें तो लगता है जितना ज्यादा अंग्रेजों ने नुकसान यहां पर शासन सत्ता में रहते हुए नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस ने 50 सालों में कर दिया, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में हो या किसी भी चीज में हो। क्योंकि उनको ये साबित भी करना था अंग्रेजों के सामने कि हम आपके सच्चे उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने इस चीज को साबित भी किया। और शिक्षा व्यवस्था जो है वो आगे की पीढ़ियां बनाती है, शिक्षा से आगे की पीढ़ियां बनती हैं। तो आगे की पीढ़ियों को बर्बाद किया उन्होंने। अंग्रेज ने तो मैकाले ने जब बनाई थी उसके बाद की मान लो थोड़ी बहुत पीढ़ी बर्बाद कर पाए थे, लेकिन कांग्रेस ने तो उसके आगे की पीढ़ियां बर्बाद कर दी। मतलब उसके बाद से कितनी पीढ़ियां ऐसी हो चुकी होंगी जिनको कि भारतवर्ष की सांस्कृतिक धरोहर, भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष का अध्यात्म, भारतवर्ष की आत्मा, उसके बारे में पता ही नहीं है। तो हमें लगता है कि जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने कांग्रेसियों को सौंपी थी, उस शिक्षा व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इस विषय में प्रयास किया है, लेकिन अभी हमें लगता है कि वो प्रयास पूरी तरीके से सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा नहीं पता। नई शिक्षा नीति उस दिशा में एक कदम है, लेकिन इसमें अभी और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। गुरुकुल व्यवस्था ठीक है कि नहीं ठीक है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था जरूर खत्म होनी चाहिए और अपने देश की ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जो कि इस देश को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा देशभक्त नागरिक बनाने की दिशा में सहायक हो। वही शिक्षा हम लोगों को चाहिए। यही विवेकानंद जी की इच्छा भी थी और उनकी इस इच्छा को हम लोगों को पूरा करना चाहिए।